जय हिंद बच्चों। आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स को अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनियस मतलब ऐसा मिला हुआ हो कि हमें पता ना चले हमने दो चीज मिला रखी है, मतलब वहां पर विजिबल बाउंड्री ना हो। पानी में तेल मिलाते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन जब हम पानी में अल्कोहल मिलाते हैं तो वहां पर विजिबल बाउंड्री नहीं आती है, वो बनता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पर होमोजेनियस मिक्सचर की बात इस पूरे चैप्टर में की गई है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से बनता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जिसके मोल्स ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसके मोल्स कम हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं। 9 तरह के सॉल्यूशन यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट को भी 3 प्रकार से ले सकते हैं और सॉल्यूशन को भी, सॉल्वेंट को भी 3 प्रकार से ले सकते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज होती है, 3 तरह से इसको ले सकते हैं, 3 तरह से इसको ले सकते हैं। तो टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं सॉल्यूशंस के, जिसके बारे में एनसीईआरटी में टेबल नंबर 2.1 वहां पर बनी हुई है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। यहां पर टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि एलॉय अगर है तो एलॉय किस टाइप का सॉल्यूशन बैठेगा। तो एलॉय, सबसे पहली बात, एलॉय के अंदर 2 कंपोनेंट्स मिले हुए होंगे, दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। इस प्रकार से यहां पर इसको देखते हैं। इस टेबल पर आप एक नजर कर सकते हैं। अब इधर चलते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर CO2 गैस घुली हुई होती है, तो वहां पर वाटर होता है सॉल्वेंट और CO2 जो होती है वो वहां पर सॉल्यूट होता है, चूंकि उसका अमाउंट कम होता है। अब आते हैं यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर ही पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होने चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं कि वहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, इन अट्रैक्शंस की बात कर रखी है, इसलिए सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि डाइपोल क्या चीज होती है। तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास अगर HF है तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर एक डाइपोल जनरेट होता है। तो उसके अंदर पोलरिटी की वैल्यू कितनी है अगर इसको आपको देखना हो तो उसे देखने के लिए हम यहाँ पर एक पैरामीटर डिजाइन करते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट इन पोल्स पर होने वाले चार्ज, डेवलप होने वाले चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस d पर डिपेंड करता है। म्यू बराबर Q इंटू डी होता है। जितना ज्यादा किसी का डाइपोल मोमेंट होता है वो उतना ही ज्यादा पोलर कैरेक्टर का होता है। अब पोलर और नॉन पोलर 2 टाइप की स्पीशीज होती हैं। पोलर उनको बोलते हैं जिनके नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट हो, यानी कि उनके कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज होनी चाहिए। जबकि हम नॉन पोलर स्पीशीज उनके बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट नाम की कोई भी चीज ना हो, उनका डाइपोल मोमेंट 0 हो। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस मानी गई है। अब अगर आप यहाँ पर SO2 को देखेंगे तो प्लस से माइनस इस तरफ जाएगा, ये हो गया μ1, इधर जाएगा ये रहा μ2। तो आप देखेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस दिशा में आएगा, जो रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि CO2 में अगर आप देखेंगे तो प्लस से माइनस μ1 μ2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका रिजल्टेंट 0 है, यानी कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब हम आते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितने प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता था यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन महसूस करता था। पोलर मतलब जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। तो ये रहा एक पोलर मॉलिक्यूल एसीटोन, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल ये रहा एसीटोन, इसका डेल नेगेटिव इसके डेल पॉजिटिव के साथ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में ही एक वैरायटी और होती है जिसको बोलते हैं अपन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पर डाइपोल बनाने में हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट कर रखा होता है। ये रहा यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ये रहा यहाँ पर डेल नेगेटिव, इधर डेल नेगेटिव इधर डेल पॉजिटिव। यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, लेकिन इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो बाकी सब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से अच्छी मानी जाती है। सेकेंड आता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें एक आयन दूसरे डाइपोल के साथ अट्रैक्शन महसूस करता है। जैसे पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव पोलर मॉलिक्यूल है। जब इसमें आप नमक डालते हैं NaCl तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है, यानी कि नमक को पानी में घुलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। अगला हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नॉन पोलर और पोलर के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। पानी तो पोलर है, उसके पास तो चार्जेस थे। O2 नॉन पोलर है, उसके पास चार्जेस नहीं थे। खरबूजे को देखो, खरबूजा रंग बदलता है, ये आपने सुना होगा। अब ये बेचारा जो है ये तो पोलर था, पर ये पोलर नहीं था, ये नॉन पोलर था। लेकिन इसकी हरकतें देख करके इसके मन में भी आया चलो डाइपोल पैदा करें। तो डेल प्लस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े से आगे को खिसकाए, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। आगे चलेंगे तो लंडन फोर्सेस की बात करते हैं। ये 2 नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में लगता है।
नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लंडन फोर्सेस बोलते हैं। इसके बारे में दो खूबसूरत बातें हैं। लंडन फोर्सेस एक तो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको इंड्यूस्ड डाइपोल भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर थे। इसके अंदर भी इंडक्शन हुआ, इसके अंदर भी इंडक्शन हुआ। लंडन फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया वहां होता है, वहां पर भी लंडन फोर्सेस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। देखो एक क्वेश्चन यहां पर है, I2 इज सॉलिड, Br2 इज लिक्विड, Cl2 F2 आर गैसेस। तो सबसे पहले आप देखें F Cl Cl Br I ये सारे के सारे नॉन पोलर, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी एटम्स लगे हुए हैं तो डाइपोल तो बनेगा नहीं, सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अब अगर नॉन पोलर स्पीशीज में देखें तो वहां पर एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसका नाम है लंडन फोर्सेस। और लंडन फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? मोलर मास पे। सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है? यहाँ पर I2 का। इस वजह से वहां पर लंडन फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे और ये सॉलिडिफाई हो जाता है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने से सॉलिड स्टेट में मिलता है। Cl2 F2 में कम मिलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो गैस होती है। इसमें इंटरमीडिएट टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार के सवाल यहाँ पर बनाए जा सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इधर आगे लेके चलता हूं और इधर हम आते हैं तो कंसंट्रेशंस की बातें शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन को समझने के लिए पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देख लीजिए। इस पूरे चैप्टर के अंदर सॉल्यूट के लिए B सिंबल इस्तेमाल किया गया, सॉल्वेंट के लिए A। अगर मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलना हो तो मैं NB लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखना हो तो NA लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखना हो तो VB लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिखना हो तो VA लिखूंगा। A सिंबल सॉल्वेंट का और B सिंबल सॉल्यूट का है। स्ट्रेंथ होती है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ग्राम पर लीटर, तो वेट इन ग्राम, यहाँ पर वॉल्यूम मिलीलीटर में रहता है। मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट रखा जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन 2000 होता था। मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये WB अपॉन MB ये मोल्स हो गया है। WA यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, इन 2000 मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है। परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 करोगे। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखना हो तो सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन 200 करोगे। मोलरिटी को मोलरिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो जो सबसे फेमस रिलेशन है 1 अपॉन स्मॉल m बराबर डेंसिटी अपॉन कैपिटल M माइनस के MB अपॉन 1000। MB क्या चीज है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर। अब अगर परसेंटेज बाय वेट में दे रखा हो और मेरे को स्ट्रेंथ और मोलरिटी निकालनी हो तो डायरेक्ट जो मेरे पास फॉर्मूले हैं तो S इक्वल टू XD10 या XD10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि स्ट्रेंथ और मोलरिटी में एक ही फर्क होता है, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में होती है, मोलरिटी मोल पर लीटर में। ग्राम के मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ता है। इस फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो मेरा मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये मेरा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन D रहती है और X यहाँ पर परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट रहता है। अगर परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में एक बात ध्यान रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो डाइल्यूट सोल्यूशन के हमको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में डेंसिटी हो जाती है 1 ग्राम पर सीसी अगर एक्वस सोल्यूशन है तो, और अगर डेंसिटी 1 है तो यहाँ पर जब मैं 1 रखूंगा तो M और V बराबर हो जाएंगे, यानी कि मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर हो जाता है। एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि 100 ml सोल्यूशन बराबर 100 ग्राम सोल्यूशन बराबर 100 ग्राम सॉल्वेंट। सोल्यूशन का वजन सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड था और आपने सोल्यूट की मात्रा कुछ डाली ही नहीं थी। यहां पर लिख रखा है वेट ऑफ सोल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड, चूंकि वेट आपने सोल्यूट का कुछ भी ऐड नहीं करा था, तो सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट बना। यहां पर कुछ एक सवाल होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी को लेकर के। मोलरिटी और स्ट्रेंथ ये वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है, इसलिए जब मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदल जाता है, जिस वजह से मोलरिटी कैपिटल M और स्ट्रेंथ कैपिटल S ये बदल जाते हैं। लेकिन मोल फ्रैक्शन, आपका मोलरिटी, ये सब टर्म्स डाइल्यूशन पर, ये सब टर्म्स जो है टेम्परेचर बदलने पर बदलती नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज होता है। लेकिन चूंकि मोलरिटी की डेफिनेशन में कहीं पर वॉल्यूम टर्म है ही नहीं, मोलरिटी में कहीं पर वॉल्यूम टर्म है ही नहीं, मोल फ्रैक्शन में कहीं पर वॉल्यूम टर्म आती ही नहीं है, इसलिए मोलरिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, लेकिन स्ट्रेंथ और मोलरिटी चेंज होती रहती है। आगे चलेंगे यहाँ पर
तो एक अगली कंसिडरेशन है पार्ट्स पर मिलियन। अमूमन ये तब इस्तेमाल होती है जब सोल्यूशन हमारा बेहद डाइल्यूटेड हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो, तब हम इस कंसिडरेशन का प्रयोग करते हैं। तो मिलियन का मतलब ही 10⁶ होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। लिख रखा वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। सोल्यूशन और सॉल्वेंट में तभी लिख पाता हूं जब मेरा सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है। तो लिख दिया हमने वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। लिख रखा है यूज्ड व्हेन सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो पीपीएम ऑफ सोल्यूट अगर आपको निकालना हो तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम 10⁶ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट आप यहां पर रख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल से इसको याद कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान आ जाए क्या था ये। 200 ml सोल्यूशन यहां पर हमारे पास है, कंटेन्स 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ ग्राम ऑफ Cl2। फाइंड कंसंट्रेशन इन ppm। तो 200 ml सोल्यूशन है, चूंकि ppm का सवाल है तो सोल्यूशन को अच्छा खासा डाइल्यूटेड मान सकते हैं। तो 200 ml सोल्यूशन को 200 ग्राम सोल्यूशन भी अपन कर सकते हैं। तो 200 ml सोल्यूशन मतलब 200 ग्राम सोल्यूशन मतलब 200 ग्राम सॉल्वेंट। अब ppm ऑफ Cl2 निकालना हो तो क्या तरीका है, ऊपर रखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। वैल्यू डाली, यहां पर आ गया 1 ppm। 1 ppm का मतलब आपको समझना होगा, 1 ppm का मतलब होता है कि जैसे किसी ने बोला 4 ppm, तो 4 ppm का मतलब 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में 4 ग्राम सोल्यूट है। किसी ने बोला 5 ppm, तो 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट मौजूद है। तो किसी ने बोला 1 ppm, यहां पर बोल रखा है, इसका आंसर कितना आया 1 ppm। इसका मतलब 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में 1 ग्राम Cl2 मौजूद है। अगली कंसिडरेशन होती है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन माना हमारे पास A और B दो चीज है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उसके मोल Na है, इसके Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते थे, सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सॉल्यूट के मोल निकालना तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 ही आता है, फ्रैक्शन जब भी जोड़ देते हैं तो 1 ही आता है। पहला टॉपिक यहां पर शुरू होता है, उसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को शॉर्ट में लोग बाग V.P लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखा जाता है, चूंकि टेम्परेचर बदलते चले जाओगे तो वेपर प्रेशर बदलता चला जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इट्स ओन लिक्विड। लिक्विड के साथ उसकी वेपर्स अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम कैसा, ऊपर की तरफ हो रहा होता है इवेपोरेशन और नीचे की तरफ हो रहा होता है कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जाता है। और इस वक्त जो यहाँ पर वेपर्स इकट्ठी होती है, ये जितना भी दबाव इस पर लगाएंगे, दिस इज मरकरी, जितना भी ये मरकरी पे दबाव लगाएंगे, मरकरी ऊपर चढ़ेगा, H हाइट चढ़ा, वेपर प्रेशर निकाल रहा हूँ HdG, चूंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है HdG, जो कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर में क्लास 11 में पढ़ लेते हैं। वेपर प्रेशर किसकी चीज पर डिपेंड करता है, नंबर 1 टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बदलोगे तो वेपर प्रेशर बदल जाता है। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, वेपर्स कम बनेंगी। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, जरा सी हीट दूंगा तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकालने हो तो log P2/P1 बराबर डेल्टा H वेपर 2.303 R1/T1 - 1/T2 से निकाल सकते हैं। ये रिलेशन क्लास 11th में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी देखा हुआ है, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकालते थे अलग अलग टेम्परेचर पर, उसके लिए भी यही रिलेशन आप वहां पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसे दे रखा हमको बेंजीन, एसीटोन और वाटर, कहे कि इनको कोई वेपर प्रेशर में अरेंज करिए, अगर ये तीनों के तीनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर लिए गए हों तो फिर मुझे जब टेम्परेचर सेम कर दिया गया है तो मुझे फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे, क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आएगा, दिस इज टोटली नॉन पोलर, तो यहाँ पर द लंडन फोर्सेस आएंगे। इधर आ जाइए, यहाँ पर पानी, यहाँ पर क्या आएगा एच बॉन्ड। इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या आएगा डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। अब सबसे ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, लैंडॉन फोर्सेस, क्योंकि उसमें डाइपोल तो था नहीं। तो सबसे ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि यहां पर है तो सबसे ज्यादा वेपर्स भी बेंजीन की ही बनेगी, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर बेंजीन का आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड में से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए वहां पर वेपर्स बनने की संभावना थोड़ी सी कम होगी, इसलिए इसको 3rd नंबर जाएगा और इसको 2रा नंबर जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अरेंज करने के लिए और भी दिए जा सकते हैं। अगला टॉपिक आता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वैसे भी बात यही है कि वेपर प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है, T बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मान लिया जाए एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, चूंकि नॉर्मली एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm ही हम लोग लेते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेयर की एयर जो मौजूद है उसके द्वारा धरती के ऊपर लगाया गया दबाव, उसको बोलते हैं हम लोग।
तो वो कितना होता है 1 atm। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर के वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि 1 atm के बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन होगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब भी कभी किसी सवाल के अंदर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm लिया गया है। जहां कहीं भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm लिया गया। इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको याद रखना है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, अब यहां पर क्या हुआ है कि राउल्ट का फर्स्ट लॉ और राउल्ट का सेकंड लॉ, दो लॉ आपको यहां पर दिए जाते हैं। तो या तो आप सॉल्यूट डालते हैं वोलेटाइल यानी कि वेपर्स बनाने वाला, या फिर ऐसा सॉल्यूट डालते हैं जो वेपर्स ना बनाए। तो जब वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे होते हैं, जैसे टॉल्यूइन है, अल्कोहल है, ये सब लोग। तो राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ लगाते हैं जो कि PS बराबर P नॉट ए एक्स प्लस P नॉट बी एक्स भी यहाँ पर फॉर्मूला आता है। P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है और P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर्स पहले के मुकाबले कम बनती हैं, पहले के मुकाबले कम बनती है तो वेपर प्रेशर में गिरावट आ जाती है। वहां पर लगता है राउल्ट्स का सेकंड लॉ, P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है। आगे चलेंगे। राउल्ट्स के सेकंड लॉ को चूंकि डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है करने के लिए, थोड़ा सा हमें पता होने, जिसके और भी बहुत सारे रूप हैं वो भी आपको देख लेने चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर में गिरावट आती है। तो लिख रखा है व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P नॉट ए माइनस PS होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये पूरी की पूरी टर्म P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आती है। XB को अगर आप ओपन करेंगे तो NB अपॉन NA प्लस NB आता है। अब अगर आप देखेंगे सॉल्यूट अगर बहुत कम डाला हो आपने, यानी कि अगर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो आपका जो Na है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन NB हो जाएगी। मतलब आप Na प्लस NB को जब जोड़ोगे तो वो Na के बराबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए Na मेरे पास 100 हो और NB की वैल्यू मेरे पास 10 टू द पावर माइनस के 3 हो, तो उसको ऐड करने पर वो 100 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर Na प्लस NB की जगह पर यहाँ पर Na लिख दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा तो WB अपॉन MB, भाई मोल है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी मोल है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस फॉर्म में फॉर्मूला आ जाता है। अब इसके बहुत सारे रूप क्या क्या थे वो सब देख लें। इसका अगर मोलैलिटी वाला वर्जन देखना हो तो उसका मोलैलिटी वाला वर्जन ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है कॉम्पिटिशन्स वगैरह के अंदर। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना और सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है इस वाले फॉर्मूले से, जिसमें P नॉट ए की जगह हम लोग PS रखते हैं। अगर आप लोग CBSE बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके कैंडिडेट हैं, तो आपको उस फॉर्मूले पर विचार नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले से काम चला लेना चाहिए। आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन वो होते थे जो तीन चीजें फॉलो करते थे। एक तो ये राउल्ट्स फर्स्ट लॉ फॉलो करते थे, हर कंपोजिशन पर चाहे XA XB की कुछ भी वैल्यूज हो जाए ये हमेशा फॉलो करते थे। डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता था, यानी कि जब मैं दो चीजों को मिलाता था तो न हीट रिलीज होती थी न हीट एब्जॉर्ब होती थी। डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता था, यानी कि अगर मैं 10 ml में 10 ml मिलाता था तो मुझे रिजल्टेंट वॉल्यूम 20 ml मिलता था, ना 19 ml मिलता था ना 21 ml मिलता था, 20 ही मिलता था। दो कंडीशंस और होती हैं, ये आइडियल हो या सोल्यूशन नॉन आइडियल हो, दोनों जगहों पर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं। एक्चुअली में ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की शर्तें हैं। डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। CBSE बोर्ड एग्जाम में नहीं है, आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन नीट वगैरह एग्जाम में, JEE मेंस एग्जाम में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए आपको उसको जानना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं आइडियल सोल्यूशन के? आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल में जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कुछ खास फर्क नहीं आना चाहिए, यानी कि आप दो चीजों को जब मिला रहे हो तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के जैसे ही रहने चाहिए। इसका मतलब सिमिलर नेचर की चीजों को आपको मिलाना होगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल मिला लीजिए, जैसे मिथाइल क्लोराइड में मिथाइल ब्रोमाइड मिला लीजिए, बेंजीन में टॉल्यूइन मिला लीजिए। इस प्रकार के यहाँ पर एग्जाम्पल रहते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जब ये आते हैं तो छांटने में दिक्कत होती है। कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है, वेपर प्रेशर्स वर्सेस कंपोजिशन का यहाँ पर ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पर XB की वैल्यू 0 रख दूं तो जब मैं XB की वैल्यू 0 रखूंगा तो उस वक्त हमारी XA की वैल्यू 1 हो रखी होगी। क्यों? क्योंकि XA प्लस XB टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है।
अगर आप XB की वैल्यू 0 कर देंगे तो XA की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब XA की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस वक्त जो कुछ भी वेपर प्रेशर निकल करके आएगा वो शुद्ध A का वेपर प्रेशर होगा। इसलिए ये वाला पॉइंट P0 A को शो कर रहा है। यहां से यहां की तरफ आते समय B लगातार बढ़ता जा रहा है और A लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पर B 0 था, यहाँ पर B 1 है, यहाँ पर XA 0 था, यहाँ पर XA 1 था, यहाँ पर XA 0 है। तो इस पॉइंट पर ये प्योर शुद्ध B के वेपर प्रेशर को बता रहा है। अगर आप यहाँ पर लाइन को देखेंगे तो ये जो लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गलत लिख दिया गया है। ये जो लाइन है, ये लाइन शो कर रही है आपको, ये लाइन PS इक्वल टू P0A XA, ये लाइन शो कर रही है PS नहीं PA इक्वल टू, ये शो कर रही है PB इक्वल टू P0B XB। हाँ, XB की वैल्यू 0 है, PB की वैल्यू 0 हो जाएगी, XB की वैल्यू 1 होगी, PB की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू P0B पर पहुंच रखी होगी जब XB की वैल्यू 1 है। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन पे आते हैं, यानी कि वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। PS इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB के बराबर नहीं होता। डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 या डेल्टा B मिक्सिंग इक्वल टू 0 नहीं होता। तो जब इक्वल टू 0 नहीं है तो या तो ग्रेटर होंगे या लेसर होंगे। तो अगर वो सारी की सारी वैल्यूज अपनी नेचुरल वैल्यू से ग्रेटर आती हैं तो पॉजिटिव डेविएशन का केस कहलाती हैं, और अगर अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आती हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन कहलाती हैं। ये क्यों हो रहा है, वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब दो लोगों को मिलाने के बाद उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रह गए होंगे, वीक होने की वजह से वो दूर दूर हुए होंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। ये प्रेशर, वेपर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के मुकाबले कमजोर हो गए होंगे। तो जहां पर मिक्सिंग करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल बनते हैं, और जहां पर बढ़ जाते हैं वो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बनते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कब होंगे? जब भी किसी पोलर में नॉन पोलर ऐड कर दोगे तो पोलर के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी ना भाई। तो यहाँ पर वही है, तो यहाँ पर पोलर में अगर नॉन पोलर ऐड कर दो तो इथाइल अल्कोहल पोलर है, बेंजीन डाल दीजिए, मिथाइल अल्कोहल पोलर है, CS2 या CCl4 डाल दीजिए। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल में आप जब भी किसी एसिड में पानी मिलाते हैं तो उसका एग्जांपल बनता है। एक बड़ा फेमस एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एसीटोन का नोट्स में आपको सब लोग लिखवाते हैं, आपके नोट्स में उपस्थित होगा। मैंने दो जगहों पर यहाँ पर कुछ रंग भरा है, ये वो हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सही करेंगे। तो इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का केस है, ये पॉजिटिव डेविएशन का केस जाता है, गलती हो जाती है। और एनिलीन प्लस फिनॉल का जो केस है वो नेगेटिव डेविएशन का केस जाता है। मतलब फिनॉल के पार्टिकल्स के बीच में उतने अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितना फिनॉल और एनिलीन के पार्टिकल्स के बीच में मिलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में भी है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में ये जो लाइन आ रही है डॉटेड वाली, ये डॉटेड वाली लाइन तो आइडियल कंडीशन को शो कर रही है, और रेड वाली लाइन जो दिख रही है पिंक वाली लाइन, वो ये बता रही है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो हमने एक्सपेक्टेशन की थी उनसे बढ़ी हुई वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है, जबकि डॉटेड लाइन यहाँ पर आइडियल को। इसी तरह से कि नेगेटिव डेविएशन में आप देखते हैं तो लाइन्स जो आती हैं ये है पॉजिटिव, ये तो आइडियल कंडीशन का ग्राफ है, ये तो आइडियल ग्राफ है, लेकिन जो लाइन आ रही है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, यानी कि अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बहुत जरूरी होता है, इसके बारे में खूब सवाल बनते भी हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर उनको बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें एक सर्टेन कंपोजिशन पर आकर के डिस्टिलेशन होना बंद हो जाता है। जब हम नॉर्मली डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन करते वक्त होता यह है कि नीचे कंपोजिशन कुछ और होती है और वेपर्स फेज में जाकर के कंपोजिशन कुछ और हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उन पे राउट लॉ लगना बंद हो जाता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब उनको हम डिस्टिलेशन पे लगाते हैं तो एक खास कंपोजिशन पर होता यह है कि लिक्विड की जो कंपोजिशन नीचे है इवेपोरेट करने पर वेपर फेज में भी एग्जैक्टली वही कंपोजिशन आ रही होती है, यानी कि दोनों के दोनों लिक्विड एक साथ बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। होता नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ही है। लिख भी रखा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कांट बी प्योरिफाइड 100% प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन बिकॉज at certain composition both the components starts boiling together. This constant boiling mixture is called agiotropic mixture. दो प्रकार के होते हैं, जो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन ही बना रहे हैं, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो कैटेगरी हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाली, एक नेगेटिव डेविएशन वाली। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाली कैटेगरी है, यानी कि वहां पर जो दोनों के दोनों लिक्विड हैं
एक साथ उबलना शुरू करेंगे। तो चूंकि पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाना होता है, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ रहा होता है। इसलिए पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर उबल रहे होते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले बढ़ गया है। इसका ठीक उल्टा नेगेटिव डेविएशन के अंदर हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप इनको बोलते हैं, और नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो दोनों के दोनों कंपोनेंट हायर टेम्परेचर पर एक साथ उबल रहे होते हैं। आगे चलते हैं, फिर आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन्हें बोलते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, उसकी नेचर पर डिपेंड न करें। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, नेचर पर डिपेंड न करें। सीपी की खासियत बात होती है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के रेसिप्रोकल होता है सीपी। 4 प्रकार की सीपी हमारे पास होती हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीवी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि राउट का सेकंड लॉ मैं पीछे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इधर आ जाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी आता है। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो चूंकि वो नॉन वोलेटाइल है तो वेपर्स वो थोड़ी कम बनाता है, वेपर्स थोड़ी कम बनाता है, पहले के मुकाबले वेपर्स कम बनती है। तो ऐसे टाइम पर सोल्यूशन को बॉयल करने के लिए मुझे ज़्यादा हीट करना पड़ता है, यानी कि अगर पहले वो 100 पे बॉयल हो रहा था, नमक डालने पर उसका वेपर प्रेशर गिर जाएगा, और अब ऐसे सोल्यूशन को बॉयल करने के लिए मुझे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है वो 110 पर बॉयल हो। तो पहले 100 था, अब 110 हो गया, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो गया। तो जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी जो है वो हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाता है। अब डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी आता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर के भी लगा देते हैं। इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। वो ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं, उस ब्रांच का नाम ही है इबिलियोस्कोपी। तो यहाँ पर हमने इसको हटाया, इधर लगा दिया के भी, इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टीबी बराबर के बी, और ये फॉर्मूले में रख दिया। मोलैलिटी का फॉर्मूला पूरा खोल दिया, WB MB WA 1000 ये रख दिया यहाँ पर। के भी जो होता है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। उसकी डेफिनेशन भी लोग बाग पूछ लेते हैं। डेफिनेशन करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप यहाँ पर मोलैलिटी की वैल्यू 1 रख दीजिए। इफ m बराबर 1 तो डेल्टा टीवी बराबर के बी क्या आ जाएगा, यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन का अंदर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही के बी के बराबर होता है। ऐसे आप बोल सकते हैं। के बी सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। अब ये के बी निकलता कैसे? के बी निकलने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ये RT स्क्वायर MA डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन, थर्मोडायनेमिक्स से आता है, आपको डायरेक्ट यूज करना होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास होता है। के बी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की, हर सॉल्वेंट का के बी अलग अलग होता है, और इसको पानी के लिए इसकी वैल्यू 0.52 डिग्री पर मोलर यहाँ पर होती है। अगर आप ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, तो सॉल्यूशन को नीचे दिखाया गया है। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर। और जब एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर के तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो ये वाला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। थोड़ा लेट उबला है, आप देखेंगे तो इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं डेल्टा टीबी, जो कि होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम प्रॉपर्टी हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है और आइस में तब्दील हो जाता है, और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही टेम्परेचर होता है, उस वक्त लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम पर होते हैं। इसलिए जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है कि प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उस सॉल्वेंट की फ्रीज होने की टेंडेंसी में कमी आ जाती है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो। तो अगर आप पानी में चीनी डाल देंगे तो वो पानी अब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज ना होकर के थोड़ा लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। आपको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, हो सकता है -2 पे फ्रीज हो या -3 पे फ्रीज हो। तो ऐसे टाइम पर जब आप डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन घटाना पड़ता है। तो डेल्टा टीएफ जो होता है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल आता है, इसको हटाते हैं तो यहाँ पर केएफ लगाते हैं। मोलैलिटी का एक्सप्रेशन खोल देंगे तो ये बन जाएगा, केएफ को बोलते हैं हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
जिस ब्रांच के अंदर हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं उसको क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, तो ये कहलाएगा यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये भी बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स से ही निकालते हैं इसको, जैसे आपने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था, वेपराइजेशन रखा था डेल्टा एच वेपराइजेशन, ऐसा यहाँ पर डेल्टा एच फ्यूजन रखेंगे, सब कुछ सेम है। ये टी हो जाएगा यहाँ पर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पानी के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.86 डिग्री पर मोलर इसकी वैल्यू होती है। डिग्री पर मोलर क्यों आया? चूंकि डेल्टा टी एफ अपॉन एम करेंगे तो डिग्री पर मोलर इसकी यूनिट बैठेगी। अब अगर कोई आपसे पूछे के एफ यानी कि डिप्रेशन कांस्टेंट की आप डेफिनेशन बताइए, तो डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आप ऐसे बताएंगे, आप मोलरिटी की वैल्यू 1 रख देंगे, जैसे ही आप 1 रखेंगे तो डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर आ जाएगा, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलर सोल्यूशन का जो होता है वही के एफ के बराबर होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर गिरता जा रहा है और उस पॉइंट पर आकर के आपका सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हुआ है। चूंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की तुलना में कम होगा, तो उससे नीचे यहाँ पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होने वाला है। टेम्परेचर कम करता रहूंगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिरता चला जाएगा और इस पॉइंट पर जाकर के फ्रीज हो रहा है। दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ। अब विच इज बेस्ट टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड्स, एक सवाल आप लोग अक्सर देखते हैं कि सड़क पर से अगर नमक डाल दिया जाए जहां पर बर्फ पड़ी हुई है, ऐसी सड़क जहां पर बर्फ पड़ी हुई है अगर उसको हटाना हो तो वहां पर नमक डाला जाता है। नमक क्यों डालते हैं? चूंकि मान लिया जाए क्लाइमेट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पर आप हैं वहां पर वेदर 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फबारी हो गई, बर्फ सब जगह पर गिर गई है। अब आप जब नमक छिड़काव करेंगे वहां पर, तो जो बर्फ के ऊपर नमक पड़ेगा वो जो एक्वस सोल्यूशन बनेगा, दैट सोल्यूशन विल रिक्वायर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फ्रीज, क्योंकि वहां पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फिनोमिना होगा और वो टेम्परेचर क्लाइमेट का वहां पर होता नहीं है। उस वजह से वो सारी की सारी बर्फ पिघल जाती है। प्रश्न ये उठता है कि ग्लूकोज अच्छा रहेगा कि NaCl, तो आंसर है NaCl, चूंकि NaCl टूट करके Na और Cl देगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा देगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि डेल्टा टीएफ का जो फिनोमिना है वो भी ज्यादा होगा, ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तेजी से आइस गलेगी। तो जो ज्यादा आइंस देगा वो सबसे बढ़िया सॉल्यूट यहाँ पर रहता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर ऑस्मोसिस। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑस्मोसिस को, ऑस्मोसिस में क्या होता है आइए उसको जान लेते हैं। ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है देख लीजिए, यहां पर 2 सॉल्यूशन होते हैं, बीच में एसपीएम से सेपरेटेड रखते हैं। एसपीएम होता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे, सॉल्यूट को नहीं जाने देती है। तो लिख रखा है अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट ओनली, एग्जांपल सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट और Cu2FeCN6 डिपॉजिटेड इनसाइड द वॉल्स ऑफ पोरस प्लेट होता है। पोरस प्लेट एक कुल्हड़ जैसी कोई चीज होती है, उसके अंदर Cu2FeCN6 की यहाँ पर हम लेयर बनाते हैं। ये एसपीएम हमारे पास है। ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट सीधा सा है, 2 सोल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन के बीच में एसपीएम लगा के रख दीजिए, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है C1 ग्रेटर देन C2, यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, तो लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट हाई की तरफ मूव करने लगता है। 2 यहाँ पर केसेस होते हैं एंडो और एक्सो के। अगर सॉल्वेंट अंदर की तरफ जाए तो एंडो ऑस्मोसिस, अंदर से सॉल्वेंट बाहर आए तो एक्सो ऑस्मोसिस। ध्यान रहे कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, कम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर पानी है, अंदर अंडा है, अंडे के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कम से ज्यादा की तरफ अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, एग स्वेल होकर के बड़ा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग एंडो ऑस्मोसिस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग के को हमने पानी में डाला है तो अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकल आता है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन आपने ज्यादा रखी हुई है और यहाँ पानी में आपने नमक घोल रखा था जिसकी कंसंट्रेशन अंदर की कंसंट्रेशन से ज्यादा थी, तो अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकल आएगा, इसको बोलते हैं अपन लोग एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस के ऊपर एक बहुत खूबसूरत वीडियो रसायन प्रयोगशाला का हमारी ही यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट वहां पर करके दिखाया गया है। बहरहाल आगे आते हैं। वैसे तो यहाँ पर एंडो एक्सो ऑस्मोसिस के ऊपर ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 56 पर लिखे हुए हैं, पढ़ने चाहिए। जैसे आम का जब अचार बनाते हैं तो आम को सुखाने के लिए उस पर नमक क्यों डालते हैं, मीट को प्रिजर्व करने के लिए उस पर नमक क्यों डालते हैं, जिन लोगों को टॉन्सिलिटिस की शिकायत होती है, गले में टॉन्सिल स्वेल हो जाते हैं, उनको नमक के पानी के गरारे करने के लिए क्यों कहते हैं, समुद्र की मछलियां जो हैं शुद्ध जल में रखे जाने पर वो मर क्यों जाती, ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। लेकिन हम उसमें से सिर्फ 3 सवालों को आपके सामने यहाँ पर लेकर के आए हैं। प्लाज्मोलाइसिस, हीमोलाइसिस और एडिमा, जो कि बहुत जरूरी है, आपको पता होने चाहिए। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर होता है आरबीसी। आरबीसी में अंदर की तरफ
बहुत सारी चीजें भरी हुई होती हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% NaCl के बराबर होती है। अब ऐसे टाइम पर अगर आप उसको शुद्ध जल में डाल देंगे तो चूंकि मूवमेंट कम से ज्यादा की तरफ होता है, तो शुद्ध जल इस आरबीसी के अंदर प्रवेश करने लगता है और ये आरबीसी स्वेल होकर के बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। इसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। फूल के फट भी सकती है। इसका उल्टा अगर आप इसको किसी कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन में रख दें, उसकी कंसंट्रेशन अंदर की कंसंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए, तो अंदर का सॉल्वेंट बाहर आने लगता है और ये श्रिंक हो जाते हैं। इसका नाम है हीमोलाइसिस। एक और घटना है, उसका नाम है एडिमा। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा नमक खाने वाले लोगों में यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन होती है 0.9% NaCl, इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। थोड़ी सी ज्यादा होने से बाहर का पानी अंदर की तरफ मूव करने लगता है, यानी कि एंडोऑस्मोसिस का फिनोमेना होने लगता है। तो क्या लिखा गया है, पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस। तो उनकी जो टिश्यूज हैं वो स्वेल हो जाते हैं, थोड़ा सा आदमी का शरीर सूजा हुआ सा दिखने लगता है। इस घटना को हम एडिमा बोलते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे देखते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर अलग अलग सेपरेटेड करके रखे हुए हों तो सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ मूव करने लगता है थ्रू एसपीएम। मूवमेंट के दौरान वो एसपीएम पर कुछ दबाव बनाता है, उस दबाव को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑन एसपीएम ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, इसको एक तरीके से और डिफाइन करते थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो तरीका क्या हुआ करता था। ऐसे करके हम एक टब लेते थे, इसमें ऐसे करके कैपिलरी लेते थे, नीचे से फनल लगी रहती थी, यहाँ पर इस पे एक एसपीएम मतलब एक फनल लगा करके हमने ट्यूब यहाँ पर सेट की हुई है। इधर यहाँ पर भरा रहता था सॉल्वेंट और इसके अंदर भरा हुआ रहता था यहाँ पर सोल्यूशन, और शुरुआत में जो लेवल होता था सॉल्वेंट का इसके साथ यहाँ पर इस लेवल पे बराबर रहता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ मूव करने लगेगा, तो ये भी लिक्विड यहाँ पर ऊपर 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 चढ़ने लगेगा। चढ़ते चढ़ते एक लिमिट पे जाकर के चढ़ना बंद हो जाता है। कारण ये है क्योंकि नीचे से जो लगने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऊपर से लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब इस लिक्विड के प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस लिक्विड का माना यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ही आ रहा है, तो नीचे की तरफ दबाव लग रहा हुआ है यहाँ पर mgh। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है जब सॉल्वेंट और सोल्यूशन को आप अलग अलग सेपरेटेड रखते हो और एक स्टेज पर आकर के सोल्यूशन ऊपर चढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि सोल्यूशन की वजह से लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे से लगने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि अमूमन तो सॉल्वेंट ही सोल्यूशन की तरफ मूव करता है और यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्ज करिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो यहाँ पर इन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया है, मान लिया जाए वो जो प्रेशर एक्सर्ट किया है वो प्रेशर मान लिया जाए 2 ATM का प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो आप क्या काम करें, यहाँ पर पिस्टन लगा करके और यहाँ पर दबाव लगाएं। किस साइड में, सोल्यूशन साइड में। कितना दबाव लगाना पड़ेगा, 2 ATM से तो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सोल्यूशन वाली साइड में प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो उल्टी गंगा बहने लगती है। सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO कहलाता है। इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट उपयोग हैं, एक तो डीसैलिनेशन ऑफ सेलाइन वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ फ्रूट जूस। आप यहाँ पर फ्रूट जूस रख लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए पानी। फ्रूट जूस वाले साइड में प्रेशर लगाइए ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो फ्रूट जूस का जो पानी है वो प्योर वाटर की तरफ मूव करने लगेगा और यहाँ पर जो फ्रूट जूस है उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, आपका फ्रूट जूस कंसंट्रेट हो सकता है। इसी तरह से घर में यूज होने वाला जो RO है, वाटर प्योरीफायर है, वो भी इसी तरीके से काम करता है। इस तरफ शुद्ध पानी होता है, इस तरफ शुद्ध पानी होता है, इस तरफ खराब पानी जो ऊपर टंकी से जुड़ा हुआ रहता है RO में वो पानी रहता है। प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने से जो अशुद्ध पानी है, इम्प्योर वाटर है, इसका वाटर प्योर वाटर की तरफ मूव करने लगता है। इम्प्योरिटी सारी यहीं रह जाती है, यहीं पर आप टैप लगा करके गिलास भर करके पानी पी सकते हैं। वॉन टॉप ने क्या बताया था, वॉन टॉप थ्योरी लिख लीजिए। उसका कहना यह था कि आइडियल गैसेस और डाइल्यूट सोल्यूशन एक तरह का व्यवहार करते हैं। आइडियल गैस के अंदर गैस पार्टिकल्स होते हैं, आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल होते हैं। आइडियल गैस के अंदर गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में फ्री स्पेस होता है। यहाँ पर सोल्यूशन के केस में वो फ्री स्पेस सॉल्वेंट पूरा करता है। तो आइडियल गैस जो रूल फॉलो करती हैं वो सारे के सारे रूल यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन में भी फॉलो होते हैं। आइडियल गैस फॉलो करती है PV बराबर nRT, इस तरह से आइडियल सोल्यूशन फॉलो करते हैं πV = nRT। यहाँ पर तो R गैस कांस्टेंट है, यहाँ पर उसे सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यूज वही चलती हैं 0.0821 लीटर अपॉन केल्विन मोल, वही सब चीजें, लीटर ATM अपॉन केल्विन मोल, वही सब वैल्यूज चलती है जो वहां पर चलती थी।
अब दो सॉल्यूशंस की अगर आप बात करें तो दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर या तो बराबर हो सकते हैं या अलग अलग। अगर दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर आप पाई v इक्वल टू 1RT में अगर देखेंगे तो मैं अगर इस v को यहाँ से उठा करके नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा n/v, और n/v को अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन, पाई बराबर CRT। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने चाहिए। C1RT1 बराबर C2RT2 होना चाहिए। R से R कैंसिल हो जाएगा तो C1T1 बराबर C2T2 आ जाएगा। अगर दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर हो, टेम्परेचर सेम हो, तो C1 बराबर C2 आ जाएगा। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल, और ये रहा वॉल्यूम मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला बन जाता है W1M1V1 इक्वल टू W2M2V2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि दो सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर, दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में मैच न करें। तो ये हो सकता है कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, हायर हो, उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, और एक वो हो सकता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, उसे हाइपोटोनिक बोल सकते हैं। अब चूंकि पाई प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो अगर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका पाई भी ज्यादा होगा, तो ये हो गया हाइपरटोनिक और ये हो गया हाइपोटोनिक। इसका मतलब ये हो गया कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ चलता है। आगे आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के केस में। तो गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं तो सोल्यूशन बना के साथ में हीट निकालती हैं। एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्टेड रखने के लिए टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा रखना होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब हम सॉलिड को पानी में घोलते हैं तो अमूमन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा कम होती है। तो आप देखेंगे तो टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए गैस को डिसॉल्व कराने के लिए। एक सवाल भी आपको मिल जाएगा, एक्वेटिक स्पीशीज गो डीप इनसाइड इन समर डेज। पानी के अंदर रहने वाली जो स्पीशीज होती हैं वो भी सांस लेती हैं। सांस कहाँ से लेती हैं? वो समुद्र में से मुंह बाहर निकाल के सांस नहीं लेती हैं, वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, जिसको कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में यूज करती हैं। तो गर्मियों के दिनों में अपर सरफेस पे टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि गैस को सॉल्युबल करने के लिए टेम्परेचर लो चाहिए। इसलिए वो नीचे चली जाती हैं, नीचे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। कारण ये है कि वहां पर प्रेशर तो रहता है ज्यादा और टेम्परेचर रहता है लो। दोनों ही कंडीशन बहुत शानदार रहती हैं गैस के डिसॉल्व होने के लिए, तो रेस्पिरेशन में उनको अच्छा लगता है। यहाँ पर आता है हेनरीज का लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, ऐसा बोलता है हेनरीज लॉ। पी गैस प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व में आप कुछ भी ले सकते हैं, कंसेंट्रेशन की कोई सी भी टर्म आप बना सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जैसा मन में वैसा बना लीजिए। फिलहाल एनसीईआरटी ने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन दिया है, हम लोगों ने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिख दिया है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, उसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। पी गैस बराबर KH। अब ये मोल फ्रैक्शन था तो मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड। KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। जहां तक इसके यूनिट की बात करेंगे, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, ये होता है यूनिटलेस। तो KH की जो यूनिट आएगी वो गैस के प्रेशर की जो यूनिट होगी, यानी कि ATM, पास्कल, जैसा आप लेना चाहें वैसा रखें। लेकिन क्वेश्चन करते समय ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ जो यूनिट्स हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए। हेनरीज लॉ लगने की शर्तें क्या क्या थी? तो हेनरीज लॉ लगने की शर्तें देख लेते हैं। एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सोल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और गैस डज नॉट केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड। ऐसा ना हो कि जो गैस आपने यूज की है वो लिक्विड के साथ ही रिएक्शन कर जाए। फॉर एग्जांपल आपने एक्वस NaOH ले रखा है, उसमें अगर आप CO2 डिसॉल्व करके हेनरीज लॉ लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बना चुका होगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो चुकी होगी, तो वहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का सवाल है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है CO2 का, आपको इतना ध्यान रहे पास्कल में दिया है, और पूछा है बताओ 500 ml कोल्ड ड्रिंक में कितना CO2 घुला हुआ होगा अगर प्रेशर है 2.5 ATM। तो मेरे पास P गैस बराबर KH Ng अपॉन Ng प्लस NL ये लगाने वाला हूं। प्रेशर CO2 का 2.5 दिया है, 2.5 ATM रख दिया। हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है मेरे को 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, लेकिन मैं इसको यहाँ पर पास्कल में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ATM में रखा है, तो मुझे यहाँ पर भी ATM में रखना पड़ेगा। तो 10⁵ पास्कल का एक ATM होता है, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। Ng डिवाइडेड बाय Ng प्लस NL। अब ये NL कैसे निकाला वो समझ लीजिए। हेनरीज लॉ के लिए बता रखा है कि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के मुकाबले नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो जो आपने 500 ml कोल्ड ड्रिंक ले रखा है
तो उस 500 ml में तो CO2 और पानी दोनों होने चाहिए, लेकिन मैं CO2 को नेग्लेक्ट मार दूंगा, सिर्फ पानी पानी लूंगा। इसका मतलब 500 ml का मतलब मैं इस 500 ml सोल्यूशन को 500 ग्राम सॉल्वेंट लेने जा रहा हूं। सॉल्वेंट कौन है? पानी। पानी का मोलर मास कितना होता है? 18। 500/18 मैंने रखा। Ng की वैल्यू 0.04 मोल्स मेरे पास आ गई है, यानी कि इतने मोल CO2 के घुले हुए हैं। वेट निकालना हो तो मोल को मोलर मास CO2 का 44 होता है, 176 ग्राम। एनसीईआरटी में कुछ जरूरी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके तुरंत बाद में वॉन्ट ऑफ फैक्टर की तरफ आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या क्या बातें करी गई हैं देख लेते हैं। एक बात कर रखी है एनॉक्सिया के बारे में। एनॉक्सिया के बारे में बोल रखा है कि जब व्यक्ति हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद वहां पर एटमॉस्फेयर तो होता नहीं है, तो O2 की मात्रा कम रहती है। O2 की मात्रा कम होने से हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके अंदर डिजॉल्व O2 की मात्रा कम होती है, तो आदमी का रेस्पिरेशन प्रभावित होता है, ठीक से वो चीजों को सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, चीजें भूलने लगता है इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर कम हो जाती है। इस डिजीज का नाम एनॉक्सिया है। लिख रखा है हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट at ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of a condition is known as anoxia. एक और यहाँ पर बात की गई है बैंड्स की। ये बैंड्स क्या चीज होती है वह भी देख लें। होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कुछ अच्छी खासी है नहीं, और न ही ऑक्सीजन तो ब्लड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। नाइट्रोजन का कुछ इस प्रकार का लिंक अपने हीमोग्लोबिन के साथ मिलता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब समुद्री गोताखोर होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो नीचे गहराई में उतरते हैं तो वहां प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। समुद्र में कितना पानी है, सब दबाव लगाता होगा, तो वो जो गैस होती है वो डिसॉल्व हो जाती है नाइट्रोजन जबरदस्ती हाई प्रेशर पर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गोताखोर नीचे से ऊपर आता है अब दिक्कत होनी शुरू होती है, प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, तो वो जो नाइट्रोजन जबरदस्ती ब्लड में डिसॉल्व हो गई थी वो रिलीज होनी शुरू होती है। बहुत तेजी से नाइट्रोजन के बबल निकलते हैं तो ब्लड में जगह जगह पर खूब सारे बबल्स गैस टाइप की भर जाती है, तो वो ज्वाइंट्स पे भर जाती है और इस वजह से वहां पर बहुत भयंकर पेन करता है। समुद्री गोताखोर तैर नहीं पाता, कभी कभी तो मरणासन स्थिति आ जाती है, मर भी सकता है। इस घटना का नाम बेंड्स आइए पढ़ते हैं। स्कूबा डाइवर्स मस्ट कूप विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increases solubility of atmospheric gas in blood. When the divers come towards surface, अब नीचे से ऊपर आ रहा है, the pressure gradually decreases. Pressure अब decrease होगा तो क्या होगा? This releases the dissolved gas and leads to the formation of bubble of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends. आगे चलेंगे। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप जब इससे पहले चैप्टर में जाते हैं तो उस चैप्टर के अंदर सारे के सारी जगह पर एक ही चीज हो रही होती है, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इस प्रकार की चीजें आप पानी में घोल रहे होते हो, यानी कि ऐसे सॉल्यूट घोल रहे होते हो जो ना डिसोशिएट होते हैं ना एसोशिएट होते हैं। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट सोल्यूशन में जाके टूट जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। या अगर वो पार्टिकल्स आपस में चिपक जाए, दो पार्टिकल चिपक के एसोशिएट हो जाए, डाइमर बना ले, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम निकालते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई से। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ये एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर नॉर्मली आपका सोल्यूट अगर ग्लूकोज, यूरिया ये सब है तो आप यूज करते हैं पाई इक्वल टू CRT। लेकिन अगर आप NaCl, BaCl2 उस प्रकार की चीजें डालते हैं तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, तो पाई बराबर ICRT लगाएंगे। अगर आप माना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं नॉर्मल सोल्यूट के साथ जो डिसोशिएट एसोशिएट नहीं होता, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ये। लेकिन अगर वो डिसोशिएट एसोशिएट हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से डेल्टा TF में भी I टाइम्स, डेल्टा TB में भी I टाइम्स हो जाएगा। डिसोशिएशन के केस में कैसे करते थे, I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा होता था। n बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोशिएशन के बाद आपको मिल रहे हैं। जैसे Ab2 है, टूटने के बाद ये 3 पार्टिकल दे रहा है। Ab2 जैसे MgCl2, CaCl2, K2SO4, 3 पार्टिकल्स मिल रहे हैं डिसोशिएशन पर।
अब आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 1 अल्फा, तो 1 + 2 अल्फा आएगा। आपको उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा समझ जाएं जितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं उससे एक कम अल्फा आएगा। मतलब अगर कोई 5 पार्टिकल में टूट रहा है तो 1 + 4 अल्फा होगा, अगर कोई 4 पार्टिकल में टूट रहा है तो 1 + 3 अल्फा होगा, अगर कोई 7 पार्टिकल में टूट रहा है तो 1 + 6 अल्फा होगा। देखो ना, ये 5 पार्टिकल में टूटेगा, एक ए और 4 बी में 5 पार्टिकल में टूटेगा तो 1 + 4 अल्फा, एक कम अल्फा होगा। अब एसोसिएशन कहाँ कहाँ होता था उसे देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा डिसोशिएट ही होता है, लेकिन उसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो दो पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं और एसोसिएशन शुरू हो जाता है। ये रहा RCOOH ले लिया मैंने इन CS2 या CCl4, तो ये एसोसिएट होकर के ऐसे बना लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनके बीच में, ये रहा C डबल बॉन्ड OOH, डाइमराइज हो जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे। ध्यान रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में गया तो डिसोसिएशन का केस, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में गया CCl4, CS2, बेंजीन, टॉल्यूइन, इनमें गया तो फिर वो एसोसिएट हो जाएगा। ऐसे टाइम पर अल्फा बराबर 1 - I 1 - 1/n का प्रयोग करते हैं। n की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ही रहती है, जब तक आपको कुछ बताया ना जाए तब तक आप n की वैल्यू 2 का ही प्रयोग करें, क्योंकि सारे केसेस आपको डाइमराइजेशन के ही यहाँ पर मिलेंगे। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन चैप्टर। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर पाए होंगे। कैसा रहा आपके लेक्चर, कितना फ्रूटफुल रहा, आपने इससे क्या क्या सीखा और आपको उससे कितना बेनिफिट हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। नमस्ते।